Hello students, now in this video we will discuss about Bohr's model for hydrogen atom. ठीक है, अब बोर्स मॉडल के बारे में हम पढ़ेंगे। बेसिकली अभी तक जो हमने पढ़ा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रम, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं इन्हीं के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बोर मॉडल तैयार हुआ था। ठीक है, तो बेसिकली नील बोर्स कब इन 1930 इन्होंने हाइड्रोजन को लेके स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताया था। किसको लेके? हाइड्रोजन को लेके। इन्होंने पूरे जो जनरल फीचर्स पढ़े थे, क्या क्या पढ़ा था? जैसे हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ा था, है ना, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ के इन्होंने हाइड्रोजन का मॉडल प्रपोज किया था। ये जो एटम जो इन्होंने लेके चला था टू एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो कौन सा था? हाइड्रोजन। बेसिकली इन्होंने हाइड्रोजन के ऊपर पूरा वर्क किया था और उसी के हिसाब से इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताया था। ठीक है, तो इनके क्या थे? कुछ पोस्टुलेट्स थे। इनके क्या थे? कुछ पोस्टुलेट्स थे। तो पहला पोस्टुलेट क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? एक रेडियस में, एक फिक्स्ड रेडियस पे अपने सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। ये हमारा क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। ये हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इसमें घूम रहे हैं। ठीक है, और इनको ये जो सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स। ठीक है, तो बेसिकली पहला पोस्टुलेट क्या था? द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, क्या? इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है, can move around nucleus in a circular path, of concentric circles, ठीक है, क्या सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में वो मूव करते रहेंगे। ठीक है, और ये जो पाथ है, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी, और इन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, जैसे कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है या जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, वो उसका घर है। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए ये क्या हो गया? इसका ग्राउंड स्टेट हो गया। इस इलेक्ट्रॉन के लिए यही इसका ग्राउंड स्टेट हो गया। इस इलेक्ट्रॉन के लिए यही वाला ऑर्बिट इसका ग्राउंड स्टेट हो गया। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, सपोज इसको हम ऐसे नाम देते हैं E1, E2 और E3 मान लो, तो E2 की एनर्जी इससे ज्यादा कम नहीं होगी। ये ऊपर तो जा सकता है, कैसे जाएगा वो भी हम देखेंगे, बट ये इससे नीचे आना शुरू होगा, तो इससे नीचे नहीं जाएगा क्योंकि ये इसका होम आ गया। होम से बिलो ये नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब ये था कि बोर ने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में या फिर फिक्स्ड रेडियस और एनर्जी में घूम रहे हैं। और ये जो पाथ है, इन पाथ को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट या फिर स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, और ये कॉन्सेंट्रिक होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं फिक्स्ड रेडियस। इस इलेक्ट्रॉन का ये रेडियस है, इस वाले का ये, इस वाले का ये। ठीक है, और ये ऑर्बिट्स हैं या फिर फिक्स्ड एनर्जी पाथ हैं। ठीक है, क्या है? फिक्स्ड एनर्जी पाथ, क्योंकि जो उसने कहा था ना ऐसे स्पाइरल हो जाने चाहिए थे इलेक्ट्रॉन, तो वो यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हम इन्हें क्या बोलेंगे? फिक्स्ड एनर्जी पाथ बोलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन अपने इसी में गोल गोल घूम रहे हैं।
ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पहला पोस्टुलेट हो गया। ठीक, तो अब दूसरा क्या है इसी में, क्या, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज विद टाइम। and the energy of electron does not change with time। जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो उस ऑर्बिट में चेंज नहीं होगी, ठीक है, वो फिक्स्ड रहेगी। जैसे कि कहने का मतलब क्या है, जैसे कि ये क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है, ऐसे ही हम लोग और बना लेते हैं, जैसे फोर्थ, फिफ्थ, ये क्या है, फोर्थ है, ये हमारा क्या है, फिफ्थ है, ठीक है। अब सपोज कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है, तो इस वाले की एनर्जी क्या हो गई, वन वाले की एनर्जी को क्या मान लिया आपने, E1 मान लिया, क्या मान लिया, E1 मान लिया। अब अगर हमने इसको एनर्जी दी, तो ये कहाँ आ जाएगा, मान लो E2 में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, E2 में। तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो मान लो एनर्जी जो हमें देनी पड़ेगी वो कितनी देनी पड़ेगी, E2 माइनस E1, कितनी देनी पड़ेगी, ये अभी हम डिस्कस भी करेंगे, E2 माइनस E1। फॉर एग्जांपल अगर आपको समझ में नहीं आया तो ऐसे समझ लो, जैसे कि आपके पास एनर्जी कितनी है, 10 जूल है, इस यहाँ पे आप खड़े हो, आपकी एनर्जी कितनी है, 10 जूल है। अब आपको यहां तक पहुंचना है, यहां तक अगर आपको जंप करना है, और यहाँ इस पॉइंट पे जो एनर्जी है वो कितनी है, सपोज 25 जूल है, कितनी एनर्जी है, 25 जूल है। तो अब आपको कितनी एनर्जी मिलनी चाहिए कि आप 25 जूल तक पहुंच जाएं, तो 25 जूल तक पहुंचने के लिए 25 माइनस 10 आपको कितनी एनर्जी चाहिए, 15 जूल की एनर्जी चाहिए, तभी आप यहां से यहां पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो सिमिलरली इसको नीचे की तरफ ना लेकर के अगर हम ऊपर की तरफ ले लें, ठीक है, ये 1 है और ये 2 है, तो अगर 1 की एनर्जी कितनी है, E1, 2 की एनर्जी कितनी है, E2, तो अब जब इसको यहां से यहां पहुंचना है तो इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, E2 माइनस E1। जब आप इतनी एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन यहां से कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, ठीक है, अपर हायर स्टेट में आ जाएगा। अब देखिए जैसे आप यहां पे थे तो ये तो आपका घर है, जब आप यहाँ पे हैं तो आप कौन सी स्टेट में हैं, ग्राउंड स्टेट में। यहाँ पे जब हैं तो आप कौन सी स्टेट में हैं, ग्राउंड स्टेट में हैं, ठीक, ये आपकी ग्राउंड स्टेट की पोजीशन होगी। और जब आपको एनर्जी मिली तो आप ऊपर चले गए, मतलब कौन सी स्टेट में चले गए, एक्साइटेड स्टेट में चले गए, एक्साइटेड स्टेट में चले गए, मतलब कि ये आपका घर था, ठीक है, ग्राउंड स्टेट, आपको एनर्जी मिली, आप एक्साइटेड स्टेट में चले गए। अब जब आप एक्साइटेड स्टेट में चले गए तो आप एनर्जी रिलीज करोगे और वापस यहां आ जाओगे, और वो जो एनर्जी रिलीज करोगे एक्साइटेड स्टेट से आप वापस ग्राउंड स्टेट में आएंगे और आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एनर्जी क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में, जो हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था। तो एक्साइटेड स्टेट में ग्राउंड स्टेट में जाएंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में आप एनर्जी रिलीज कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे अभी जैसे ये इलेक्ट्रॉन अभी अपने ग्राउंड स्टेट में है, इसको एनर्जी दी तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ठीक, और वापस भाई हर इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा, लेकिन अगर उसको एक्साइट करके आप ऊपर लाए हैं तो इट विल कम बैक टू इट्स ग्राउंड स्टेट। तो जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो फिर से वो एनर्जी रिलीज कर देगा, ठीक है। तो सेकंड पोस्टुलेट के हिसाब से क्या है कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट does not change with time, ठीक है, but electron will go to the higher level if energy is given to it, and when the electron is in that higher level it is in excited state and it will release energy in form of electromagnetic radiations and come back to its ground state, ठीक है। अब जितना ऊपर ले जाना है उतनी ही ज्यादा आपको यहाँ से एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको थर्ड तक ले जाना है, मान लो थर्ड लेवल तक ले जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, E3 माइनस E1 की एनर्जी आपको देनी पड़ेगी।
तो इसका मतलब क्या था, मान लो यहां से यहां तक जो एनर्जी दी आपने वो क्या थी, डेल्टा ई दी, क्या दी, डेल्टा ई। तो जो आपका डेल्टा ई है, ठीक है, वो क्या है आपका ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। फाइनल क्या है कि जहां आप उसको भेज रहे हो, इनिशियल क्या है जहां पे वो अभी है। सपोज यहाँ पे 1 से आप 3 में भेज रहे हो, 1 से 3 में भेज रहे हो मान लो, तो ई इनिशियल क्या हो गया 1 और ई फाइनल क्या हो गया 3, ई फाइनल क्या हो गया 3, ठीक है। अच्छा, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ठीक है, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। अच्छा, नाउ हमने पढ़ा था, वी हैव स्टडीड दैट कि E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, हमने पढ़ा था ना लास्ट वीडियो में, कितनी एनर्जी, E इज इक्वल टू एच न्यू, इसका मतलब न्यू इज इक्वल टू E बाय न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E बाय एच। तो यहाँ पे ये याद रखना, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो इसी तरीके से कितनी एनर्जी दी हमने, डेल्टा ई एनर्जी देनी पड़ी यहां से यहां तक ले जाने के लिए। जैसे अभी हमने पढ़ा 10 से 25 एनर्जी तक ले जाने के लिए ये जो एनर्जी हमने दी ये कितनी दी, 15 दी, तो 25 तक पहुंचा। तो यहाँ पे कितनी दी, डेल्टा ई दी। तो देखो न्यू इज इक्वल टू ई बाई एच है, इसका मतलब न्यू कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट हमें इस पे देनी पड़ेगी, जो हमें रेडिएशन करना पड़ेगा इसके ऊपर एक्साइट करने के लिए। भाई जैसे कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे कैसे, इस पे लाइट मारोगे ना किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, तो जब इस पे लाइट मारोगे तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और ऊपर जाएगा। तो वो जो लाइट है या जो भी वेव है या जो भी रेडिएशन है वो किस फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए, तो वो होना चाहिए डेल्टा ई बाय एच फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, क्योंकि न्यू इज इक्वल टू ई बाय एच। या फिर हम क्या कह सकते हैं, न्यू इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल बाय एच, ये फ्रीक्वेंसी हम उसको देंगे, ठीक है। और इसे हम कहते हैं बोर्ड्स फ्रीक्वेंसी रूल। ये जो फॉर्मूला है ये क्या है आपका, बोर्ड्स फ्रीक्वेंसी रूल। अब कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आता है राइट एक्सप्रेशन फॉर बोर्ड फ्रीक्वेंसी रूल। हमें ये एक्सप्रेशन तो पता होती है लेकिन हमें ये याद नहीं रहता कि ये बोर्ड फ्रीक्वेंसी रूल है। तो ये याद रखना, बेसिकली इट इज बोर्ड फ्रीक्वेंसी रूल, दैट इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू डेल्टा ई बाय एच। डेल्टा ई क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या है, बोर्ड एनर्जी रूल, ठीक है। अब बोर्ड फ्रीक्वेंसी रूल, तो अगर फाइनल और इनिशियल बेसिकली क्या हो जाएगा, न्यू इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, E2 माइनस E1 अपॉन में H। अगर आप केवल 1 से 2 का ट्रांजिशन कर रहे हैं, 1 से 2 का ट्रांजिशन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, E2 माइनस E1 अपॉन में डेल्टा H, ठीक। ये हमारा हो गया थर्ड पोस्टुलेट। तो पहले 3 पोस्टुलेट एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या, इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या, न्यूक्लियस के चारों तरफ फिक्स्ड एनर्जी पाथ में घूमेंगे। ये फिक्स्ड एनर्जी पाथ है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होते हैं। और न्यूक्लियस हमारा कहाँ पे होता है, सेंटर पे होता है। कहाँ पे होता है, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये पहला, दूसरा, थर्ड, है ना, इस टाइप से ये हमारे होते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में हमारे होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन इसमें है उसकी एनर्जी टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर आप उसको एनर्जी दोगे तो वो हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा और वो एक्साइटेड स्टेट होगी। तो वो जब वापस आएगा तो एनर्जी क्या कर देगा, रेडिएट कर देगा, ठीक। और जो एनर्जी हम देते हैं वो E फाइनल माइनस E इनिशियल। इनिशियल क्या है, जहां उसका ग्राउंड स्टेट है, फाइनल क्या है, जहां पे वो गया। अगर 1 से 2 में गया तो E2 माइनस E1, ओके। और न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई बाई एच होता है, तो न्यू इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल अपॉन में एच, या फिर E2 माइनस E1 अपॉन में एच। और इसको हम क्या बोलते हैं, बोर्ड फ्रीक्वेंसी रूल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, बोर्ड फ्रीक्वेंसी रूल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका हम 3 पोस्टुलेट हो गया, 4th पोस्टुलेट देखते हैं इसका। नाउ 4th पोस्टुलेट में क्या है, लेट अस कम ऑन टू द 4th पोस्टुलेट। देखिए हमने टर्म पढ़ा था
मोमेंटम, ये हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था, अभी 10th में और 11th में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग मोशन इन अ प्लेन तक पहुंचे हैं। तो जब हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो उसमें हम एक टर्म पढ़ेंगे, क्या, मोमेंटम। तो मोमेंटम बेसिकली क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम क्या होता है, m इनटू v। तो अब अगर आ जाता है आपका एंगुलर मोमेंटम, क्या आता है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये क्या होता है, mvr, ठीक है, m इंटू वी इंटू आर। आर क्या है आपका, रेडियस ऑफ द पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है। ये हमारा क्या है, r, क्या है हमारा r, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी इंटू आर। कैसे, जैसे कि ये है आपका, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, वेलोसिटी v है और ये रेडियस r है, ठीक है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, mvr, ठीक है। तो ये हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा। ये बहुत ही रफ आइडिया है, जब हम लोग फिजिक्स में इसको करेंगे तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम के बारे में। अभी फिलहाल बेसिकली अब इसका जो थर्ड पोस्टुलेट था वो क्या कह रहा था, एंगुलर मोमेंटम जो है ये क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π, ठीक है। h हमें पता है क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो m क्या है, यहाँ पे m को me भी लिख सकते हैं। ये क्या है हमारा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, ठीक है। v क्या है हमारा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और r क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, जिसमें वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या, h अपॉन में 2π, ठीक है। और यहाँ पे जो n है, n की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और n को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये भी आपके लिए नया वर्ड है, क्वांटम नंबर्स। इनके बारे में अभी हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे, वी विल स्टडी अबाउट क्वांटम नंबर्स इन नेक्स्ट सेक्शन। अभी आप ये जान लीजिए, जो n है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और ये क्या बताता है, अबाउट द ऑर्बिट या फिर शेल। अब हम 10th क्लास पे जाएं, अगर हम वापस 10th क्लास में जाएं तो हमने क्या पढ़ा था, ये k l m n ऐसे पढ़ा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 1, मतलब कि फर्स्ट ऑर्बिट, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4, ऐसे ही n की वैल्यू 5 एंड सो ऑन। तो n जो है वो हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और n हमें क्या बताता है, n हमें क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, या फिर हम किस शेल की बात कर रहे हैं, ये हमें कौन बताता है, n। अगर हम k की बात कर रहे हैं मतलब n की वैल्यू 1 होगी, l की बात कर रहे हैं मतलब n की वैल्यू 2 होगी। मतलब फर्स्ट शेल n इक्वल टू 1, सेकंड n इक्वल टू 2, थर्ड n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, ठीक है। तो जो आपका एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, अगर फर्स्ट में मूव कर रहा है तो h अपॉन में 2π होगा, अगर सेकंड में मूव कर रहा है तो 2 into h अपॉन में 2π होगा, अगर थर्ड में मूव कर रहा है तो 3 into h अपॉन में 2π होगा, ठीक है। और उसी हिसाब से इसकी वेलोसिटी और रेडियस भी चेंज होगा। वो कैसे चेंज होगा वो भी हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ से आप एक चीज और देख सकते हैं कि 2π को हम इधर ले लें, 2π को हम इधर ले रहे और mv को इधर ले लें, ठीक है। तो इसका मतलब 2πr इज इक्वल टू n इंटू h अपॉन में mv, ठीक है, n इंटू h अपॉन में mv। अब 2πr क्या हो गया, सर्कमफ्रेंस हो गया, ठीक है, और mv क्या हो गया, मोमेंटम।
एक अभी हम इक्वेशन पढ़ेंगे आगे चल के, क्या लैम्डा वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या होता है h अपॉन में mv होता है। अभी आप बस देख लो, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है, ये बस हम अगले वीडियो में इसी के बारे में पढ़ेंगे बोर मॉडल के बाद। बस अभी आप ये याद रखो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में mv होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया 2 पाई r इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा। ठीक है, तो अब 2 पाई r फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस होगा। अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, फर्स्ट ऑर्बिट की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे, तो 2 पाई रेडियस इज इक्वल टू लैम्डा। अगर सेकंड ऑर्बिट की बात करेंगे तो 2 लैम्डा, थर्ड में 3 लैम्डा, फोर्थ में 4 लैम्डा। तो हमारी जो वेव बनेगी, अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो एक वेव बनेगी। देखो जैसे हमने पढ़ा था पीछे कि ये एक वेव है, तो यहां से यहां तक क्या हो गया 1 लैम्डा। अभी 2 वेव हो गई, लैम्डा और लैम्डा कितना हो गया 2 लैम्डा। तो 2 लैम्डा कब होगा जब 2 वेव बनेगी। 3 लैम्डा कब होगा जब 3 वेव बनेगी। 4 लैम्डा कब होगा जब 4 वेव बनेगी। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव, 5 वेव ऐसे हमारी बनती है। ठीक है, और ये अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम वापस पोस्टुलेट्स पे आते हैं। तो हमारा जो सेकंड पोस्टुलेट फोर्थ पोस्टुलेट था वो क्या था। फोर्थ पोस्टुलेट किस चीज के बारे में था कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन में 2 पाई है। ठीक है, जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन में 2 पाई है। ठीक है, ओके। अब और ये जो n की वैल्यू है ये हमें क्या बताता है कौन सी ऑर्बिट में वो है, और इसको हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब इनका रेडियस भी होगा भाई। देखो जैसे इसका रेडियस r1, r2, r3 है ना, तो ऐसे अलग अलग क्या होगा रेडियस होगा। तो अब यहाँ पे क्या आया rn इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू a नॉट पिकोमीटर, या फिर rn इज इक्वल टू 52.9 इंटू n स्क्वायर पिकोमीटर। ये हमारा क्या हो गया रेडियस हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे a नॉट की वैल्यू क्या है, a नॉट ये क्या है 52.9 पिकोमीटर, या फिर और इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे ये याद रखना 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 मीटर। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 मीटर। तो जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है वो किससे लिया हमने a नॉट इनटू n स्क्वायर, और a नॉट आपका क्या है बोर्ड्स कांस्टेंट। ठीक है, a नॉट हमारा क्या है बोर्ड्स कांस्टेंट। अब अगर n की वैल्यू 1 है, अब यहीं पे देखिए इसी में अगर n की वैल्यू 1 है तो r क्या होगा 52.9 पिकोमीटर, और इसे हम क्या बोलते हैं बोर्ड्स रेडियस बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट वाले ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा हाइड्रोजन एटम में। ठीक है, 52.9 पिकोमीटर। सेकंड वाले का क्या होगा स्क्वायर कर दोगे 2 का 4 इंटू, थर्ड वाले का क्या होगा 9 इंटू, क्योंकि 3 का स्क्वायर। देखिए इसमें ना कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। a नॉट हमें पता है 52.9 है, तो अगर फर्स्ट वाले का लोन लेंगे आप, ठीक है n इक्वल टू 1 के लिए तो n स्क्वायर, सेकंड वाले का a नॉट हो जाएगा a नॉट इंटू 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a नॉट पिकोमीटर। सेकंड वाले का क्या हो जाएगा a नॉट इंटू 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a नॉट इंटू 4 पिकोमीटर। थर्ड का क्या हो जाएगा a नॉट इंटू 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a नॉट इंटू 9। ऐसे फोर्थ का क्या हो जाएगा a नॉट इंटू 4 का स्क्वायर, मतलब कि a नॉट इंटू 16। तो देखो जो एनर्जी का जो रेडियस का रेशियो आ रहा है 1 फर्स्ट का सेकंड का क्या आ रहा है 1:4:9:16। तो बेसिकली रेशियो क्या होगा 1:2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो जो रेडियस का जो रेशियो होगा वो m का स्क्वायर होगा। m की वैल्यू 1 2 3 4। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है,
अगर 1 2 3 4 का रेशियो निकालना है तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, सिंपल। क्योंकि आपका जो रेडियस है वो n स्क्वायर इनटू a नॉट पिकोमीटर है, और a नॉट क्या है आपका बोर्ड कांस्टेंट भी बोल सकते हैं इसको, और इसकी वैल्यू क्या होती है 52.9 पिकोमीटर। ठीक है, और पिकोमीटर को अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 टू द पावर -12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब हम लोगों ने जो वो पढ़ा था कि एनर्जी के बारे में हम बात कर रहे थे, है ना। ये जो आपका है इसमें इसकी एनर्जी E1 E2 E3 E4 E5 है ना, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या है फिक्स्ड है, तो वो जो एनर्जी है En मान लेते हैं, En इज इक्वल टू माइनस का RH इंटू 1 अपॉन में n स्क्वायर, इतने जूल हमारी एनर्जी होगी। पिछले वीडियो में हमने आई टोल्ड यू अबाउट रिडबर्ग कांस्टेंट, तो एनर्जी है ना यहाँ पे RH, ये हमारा क्या है रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो रिडबर्ग कांस्टेंट है इसकी वैल्यू कितनी होती है 2.18 into 10 to the power -18। ठीक है, कितनी होती है 2.18 into 10 to the power -18 जूल। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप पुट करेंगे तो इसका मतलब En is equal to -2.18 into 10 to the power -18 into 1 अपॉन में n स्क्वायर, ये हमारी क्या आ जाएगी एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, अब सिमिलरली अगर फर्स्ट वाले ऑर्बिट में एनर्जी, अब आपसे पूछा जाए इस वाले की एनर्जी कितनी है, तो E1 हमारा क्या होगा, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, E1 is equal to -2.18 into 10 to the power -18 अपॉन में n स्क्वायर की जगह 1 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इतने जूल होगी। E2 क्या हो जाएगा -2.18 into 10 to the power -18, सेकंड है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 4। ऐसे ही E3 क्या हो जाएगा -2.18 into 10 to the power -18 अपॉन में 9। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी एनर्जी निकल जाएगी किसी भी ऑर्बिट की फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कोई पूछते हैं एनर्जी का रेशियो क्या है, एनर्जी का रेशियो क्या है, देखो तो E1 is to E2 is to E3 क्या हो जाएगा 1:1/4 1/9 1/16, सेम रेडियस की तरह है बट रेसिप्रोकल में आ जाएगा, है ना। पहले क्या था 1:4 9 16 था रेडियस के टर्म में, यहाँ पे 1, ठीक है कहाँ गया 1:1/4 1/9 1/16 1/25 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप रेशियो निकालेंगे तो n का स्क्वायर कर देंगे रेसिप्रोकल में, तो ये हमारी एनर्जी होगी। तो यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट कितना है 2.18 into 10 to the power -18, ये हमारा क्या है रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर एनर्जी। ठीक है, और जो हमने लास्ट वीडियो में जो देखा था वेव नंबर के केस में 109677 सेंटीमीटर इनवर्स था, 109677 सेंटीमीटर इनवर्स था। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 2.18 into 10 to the power -18। ठीक है, अच्छा अब आप एक चीज देखिए, इस केस में क्या है जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसी है नेगेटिव में आ रही है। ठीक है, अब देखो 2.18 है, डिवाइड बाई 4 कर दिया, फिर डिवाइड बाई 9 हो गया, फिर डिवाइड बाई 16 हो जाएगा, डिवाइड बाई 25 हो जाएगा। तो बेसिकली एनर्जी नेगेटिव में कम हो रही है, तो एक्चुअली में क्या हो रही है बढ़ रही है। तो जब आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं तो आपकी एनर्जी क्या हो रही है बढ़ रही है। अब आप मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं इंफिनिटी तक। n इज इक्वल टू इंफिनिटी का मतलब है जब आप n इज इक्वल टू इंफिनिटी पे आ गए, इसका मतलब क्या इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम एटम। आपने इलेक्ट्रॉन को उस एटम से क्या कर दिया अलग कर दिया, इलेक्ट्रॉन को उस एटम से क्या कर दिया अलग कर दिया।
ठीक है, तो जब आप इनफाइनाइट तक लेके जाएंगे तो आपकी एनर्जी क्या होगी, ई इंफिनिटी पे, देख लेते हैं। ठीक है, तो अब E इंफिनिटी पे एनर्जी क्या होगी, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1 अपॉन में इंफिनिटी का स्क्वायर, तो इंफिनिटी होगा। तो E इंफिनिटी इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18, अब 1 बाय इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0। तो E इंफिनिटी हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब मैक्सिमम एनर्जी that an electron can acquire is maximum energy that an electron can acquire is 0। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पॉजिटिव में नहीं आएगी, हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव में। और मैक्सिमम एनर्जी जो वो एक्वायर कर सकता है, मैक्सिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर सकता है वो क्या है, 0। क्यों भाई, 1 में है तो इतनी, 2 में है तो इतनी, 3 में है तो इतनी, 4 में होगी तो 16 से डिवाइड हो जाएगा, 5 में 25, जैसे बढ़ते 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 अगर आपने एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया तो एक्चुअली में कहां पहुंच गया, इंफिनिटी तक पहुंच गया। इलेक्ट्रॉन को आपने इस न्यूक्लियस के बॉन्ड से खींच लिया, अलग कर दिया न्यूक्लियस के बॉन्ड से। जब तक इलेक्ट्रॉन एटम में है, जब तक इलेक्ट्रॉन एटम है तब तक न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस इसके ऊपर है, वो न्यूक्लियस की पकड़ में है। अब अगर आपने उसको बाहर ही निकाल दिया तो वो न्यूक्लियस की पकड़ से क्या हो गया, बाहर हो गया। ठीक है, और उसकी एनर्जी उस केस में क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब आप बाहर निकाल देंगे तो n हम उस केस में क्या लेंगे, इन्फिनिटी। ठीक है, तो जब n इन्फिनिटी है तो हमारी एनर्जी क्या हो गई, 0। तो ये याद रखना, मैक्सिमम एनर्जी एन इलेक्ट्रॉन कैन एक्वायर इज 0। इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम एनर्जी एक्वायर कर सकता है वो क्या होती है, 0। उससे ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक्वायर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा किसके बारे में हो गया, एनर्जी के बारे में हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें ना एक कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कैसा क्वेश्चन आता है, लेट मी एक्सप्लेन यू। ये तो आपको समझ में आ गया कि जैसे कि मान लो ये सोडियम है, नहीं सोडियम है तो हाइड्रोजन ही है। ठीक है, अब वो पूछेगा आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर एंथैल्पी भी लिख देते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, एंथैल्पी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन ले आप, तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किसमें होता है, फर्स्ट में होता है। अब आयोनाइजेशन जैसे ही वर्ड आ जाए, आयोनाइजेशन, तो हमेशा याद रखना जब आयोनाइज कर दिया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। मतलब H था तो H से क्या बना दिया गया, H+ बना दिया गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। अब इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया मतलब इलेक्ट्रॉन कहां ले गए, इन्फिनिटी पे ले गए। तो यहाँ पे n=1 था, n=1 से आयोनाइज कर दिया, मतलब 1 से कहां चला गया, इन्फिनिटी पे चला गया। कहां चला गया, इन्फिनिटी पे। अब इस केस में डेल्टा E क्या होगा हमारा, E इंफिनिटी माइनस E1। क्या होगा, E इंफिनिटी माइनस E1। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था ना डेल्टा E क्या होता है, E फाइनल माइनस E इनिशियल। अब जब भी आप आयोनाइज कर रहे हैं, अब अगर वो कहता उसने आयोनाइज किया है सेकंड से, मान लो क्वेश्चन में कभी कभी कह देगा कि सेकंड से अगर हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, E, तो इसका मतलब कहां से गया है, 2 से इंफिनिटी तक गया है, तो E इंफिनिटी माइनस E2। ठीक है, और अगर केवल आयोनाइजेशन लिखा है तो वो कहां से गया है, 1 से गया है। ठीक है, या फिर वो क्वेश्चन में बताएगा कि किस लेवल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला गया है। तो जिस लेवल से भी निकाला गया है, जैसे फोर्थ से बाहर निकाला गया है तो 4 से इंफिनिटी तक गया है, तो E इंफिनिटी माइनस E4। और E इंफिनिटी हमेशा क्या होता है, E इंफिनिटी हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो डेल्टा E इज इक्वल टू 0 माइनस En। n क्या हो गया, जहां से भी निकाला गया है। तो अब
डेल्टा ई, देखो यहां से आपका डेल्टा ई क्या हो जाएगा 0 माइनस ई एन क्या हो जाएगा माइनस का 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 अपॉन में एन स्क्वायर। तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा सिंपल 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 अपॉन में एन स्क्वायर पॉजिटिव में। इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। तो जब भी आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालने को आए, जैसे कि उसने बोला फोर्थ इलेक्ट्रॉन से फोर्थ ऑर्बिट से उसको बाहर निकाला गया, तो कितनी आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी। तो सिंपल आप E4 निकाल दो। E4 क्या आएगा आपका माइनस, जैसे कि E4 क्या आएगा आपका माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 अपॉन में 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब 0 में से जब आप ये माइनस करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यही आपका जो E4 आया वही पॉजिटिव में आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो E4 आया वही पॉजिटिव में आपका आंसर हो जाएगा डेल्टा E। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जब भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी निकालने को है तो आप E इनफाइनाइट में से माइनस करेंगे। ठीक है, और E इनफाइनाइट 0 होता है, मतलब आप 0 में से उस एनर्जी को माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अच्छा एनर्जी के बारे में। ये तो चलो हो गया केवल हाइड्रोजन के बारे में। ठीक है, अब उसने डिस्कस किया था कुछ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब आइसो का मतलब क्या होता है, सेम जैसे हमने पीछे पढ़ा था आइसो बार, आइसो टोप्स है ना, तो आइसो का मतलब क्या होता है सेम। तो अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है पहले ये बता देते हैं। क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज are those which have same number of electrons। क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन सी होती हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती है। तो बेसिकली आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जैसे कि हाइड्रोजन की बात करो, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 1। ठीक, अब हाइड्रोजन के बाद हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन He+ अगर हम करते हैं हीलियम के ऊपर प्लस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऐसे ही लिथियम में कितने होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर हम लिथियम के ऊपर 2+ कर दें तो इसका मतलब उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा, है ना। ऐसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, ये हमारे साथ क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। मतलब बेरिलियम में कितने होते हैं? बेरिलियम में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो Be3+ में कितने होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। 3+ कर दिया ना, जितना प्लस आया उतने इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, 1 बचे। तो अब हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज अगर लिखें तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन He+, Li2+ और Be3+। ये हमारे क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, जैसे कि हाइड्रोजन के जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इसका एटॉमिक नंबर 1 है Z। एटॉमिक नंबर क्या होता है? Z। इसका Z क्या है? 1 2 3 4। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो सब में 1 है। अब बेरिलियम में 4 होते हैं, लेकिन बेरिलियम 3+ में 1। लिथियम में 3 होते हैं, लेकिन लिथियम 2+ में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। हीलियम में 2 होते हैं, लेकिन हीलियम प्लस में भी 1 होंगे, और हाइड्रोजन में तो 1 होते हैं। तो ये क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मतलब कि कुछ ऐसे जो उसके हाइड्रोजन के आसपास के एटम्स, उनका भी थोड़ा बहुत बोर मॉडल उनके ऊपर चल गया था, लेकिन वो भी हीलियम पे नहीं चला था एग्जैक्टली। बोर मॉडल हीलियम के लिए एग्जैक्ट नहीं था, हीलियम+ के लिए था।
लिथियम के लिए नहीं था, लिथियम के लिए नहीं था, लिथियम 2+ के लिए था। बेरिलियम के लिए नहीं था, बेरिलियम 3+ के लिए था। ठीक है, तो जैसे हाइड्रोजन के लिए रेडियस क्या था, Rn = n² × a0, है ना। और आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो हाइड्रोजन की तरह होंगी उनके लिए रेडियस क्या था, रेडियस = n² / z × a0, क्या n² / z × a0 पिकोमीटर। अब अगर हाइड्रोजन की बात करें तो z की वैल्यू 1 पुट कर देंगे आप, देखो तो यही आ जाएगा। हीलियम के लिए z की वैल्यू 2, लिथियम के लिए 3 और बेरिलियम के लिए 4। ठीक है, तो जो हमारा रेडियस था बेसिकली वो क्या दिया उसने, फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज लाइक हाइड्रोजन से जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं, मतलब कि जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो, उन स्पीशीज के लिए जो रेडियस था वो क्या था 52.9 या फिर a0 × n² ऐसे ही एनर्जी क्या थी हाइड्रोजन के लिए, ये थी, बस यहाँ पे z² आ जाएगा, तो एनर्जी En = -2.18 × 10⁻18 × z² एनर्जी हमारी ये थी। वही z हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, हीलियम के लिए z की वैल्यू 2 हो जाएगी, लिथियम के लिए z की वैल्यू 3 हो जाएगी, बेरिलियम के लिए 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, एनर्जी फॉर स्पीशीज विच हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, फॉर स्पीशीज विच हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा, बोर ने किसके बारे में, वेलोसिटी के बारे में भी बताया था। किसके बारे में बताया था, वेलोसिटी के बारे में भी बताया था। ठीक है, तो उसने ये यहीं से पता चल गया ना ये। ठीक है, तो वेलोसिटी के बारे में बताया था, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम = क्या था आपका, n × h/2π, मतलब क्या था, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/ हमारा 2π था। एंगुलर मोमेंटम क्या था, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ठीक है, अच्छा, अब देखो ये हमारा था, तो हम क्या, वेलोसिटी भी हमें मिल गई, रेडियस भी मिल गया, ये सारी चीजें हमें मिल गई। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, बोर्ड ने ये हमारे पोस्टुलेट दिए थे और इसी के हिसाब से उसने अपना मॉडल तैयार किया था। तो उसने क्या, ये न्यूक्लियस हो गया, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए, वही बोर वाला मॉडल था। बोर का मॉडल कुछ हद तक तो उसको सही लगा था, और वो जो चीज थी उसकी एक्सप्लेन कर दी उसने। क्यों स्पाइरल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फिक्स्ड एनर्जी स्टेट है। और अब आपको पता चल गया जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी। ठीक है, और हर ऑर्बिट का आपको रेडियस पता चल गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें बोर ने बता दी थी हाइड्रोजन के एटम को स्टडी करते हुए। ठीक है, अच्छा, अब ये एक्सप्लेन क्या है, इसकी मतलब इसको क्रॉस चेक कैसे किया जाए। ठीक है, तो लाइन स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा था, एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, जो हमने लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ा था उससे हमारा क्या आया था, वेव नंबर, है ना। तो हमारा जो वेव नंबर की जब हम बात कर रहे थे तो क्या आया था कि वेव नंबर = इधर लिख लेते हैं, वेव नंबर = 109677 × इनिशियल का स्क्वायर -1/n फाइनल का स्क्वायर, ये हमारा वेव नंबर था। ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये हमारा वेव नंबर आया। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये हमारा वेव नंबर आया था, है ना। अगर आप n इनिशियल 2 से ले रहे हो, आप n इनिशियल कहाँ से ले रहे हो, 2 से ले रहे हो, तो उस हिसाब से चलेगा। ठीक है, अगर आप n इनिशियल 3 से ले रहे हो तो उस हिसाब से चलेगा। मतलब अगर ये आपने 1 लिया है तो लेमन सीरीज, 2 लिया है तो बाल्मर सीरीज, 3 लिया है तो पास्टन सीरीज, 4 लिया है तो ब्रैकेट सीरीज, 5 लिया है तो कोफर्ड सीरीज। तो अब यही हमें इक्वेशन देखनी है। अब देखिए हमारा जो डेल्टा ई क्या होता है,
डेल्टा ई क्या होता है, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ठीक, तो इसका मतलब डेल्टा ई क्या हो गया, ई फाइनल की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 अपॉन में n फाइनल का स्क्वायर, है ना। ई फाइनल क्या आ जाएगा, माइनस का 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 अपॉन में n फाइनल का स्क्वायर। ठीक है, माइनस ई इनिशियल की जगह क्या आ जाएगा, माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 अपॉन में n इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा, ये आप कॉमन ले लो, इसको अभी क्या हो जाएगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस का ही, तो माइनस n फाइनल का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में n इनिशियल का स्क्वायर। तो इसका मतलब डेल्टा ई क्या हो गया, 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 अपॉन में 1 बाय n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n फाइनल का स्क्वायर। ये हमारा डेल्टा ई आ गया। अब हमें पता है न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा ई बाय h। ठीक, तो इसका मतलब न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा की जगह ये पूरा आ जाएगा और h से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 बाय h, 18 बाय h, h हमारा क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, इंटू 1 अपॉन में n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n फाइनल का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है, देखो E इज इक्वल टू क्या होता है, h न्यू, या फिर E इज इक्वल टू h इंटू सी बाय लैम्डा, या फिर न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सिंपल c बाय लैम्डा। ठीक है, तो 1 अपॉन में c, ये c इधर ले आओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, न्यू अपॉन में c इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। अब 1 बाय लैम्डा क्या होता है, वेव नंबर, तो न्यू अपॉन में c इज इक्वल टू वेव नंबर। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, वेव नंबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट हमारा क्या होता है, वेव नंबर। ठीक है, देखो न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, तो सी इधर आ गया, तो न्यू बाय सी इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। अब 1 बाय लैम्डा क्या होता है, वेव नंबर, क्योंकि वेव नंबर रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ होता है, तो वेव नंबर इज इक्वल टू न्यू बाय सी। तो यहां से तो इसका मतलब वेव नंबर इज इक्वल टू न्यू बाय सी, दैट मींस वेव नंबर इज इक्वल टू न्यू, तो ये हो गया पूरा, इसको सी से डिवाइड कर दोगे तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, वेव नंबर इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 अपॉन में h इंटू सी, यहाँ पे 1 अपॉन में n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n फाइनल का स्क्वायर। ये हमारा क्या आया, वेव नंबर आया। ठीक है, अब ये सारी h की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 और c की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये सारी वैल्यूज जब हमने पुट की, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इस पूरे को जब हमने सॉल्व किया, इस पूरे को जब हमने सॉल्व किया तो हमारा क्या आया, तो वेव नंबर इज इक्वल टू कितना है, 109,677 इंटू 1 अपॉन में n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n फाइनल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा इससे क्या कर गया, मैच कर गया। ठीक है, तो जब हम बोर मॉडल के पोस्टुलेट्स के हिसाब से चले, बोर मॉडल्स के पोस्टुलेट के हिसाब से चले, तो हमारा वही जो हमने पीछे पढ़ा था लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, सेम आपकी इक्वेशन आ गई। तो इसका मतलब जो बोर मॉडल था वो क्या था, सही था, बोर मॉडल क्या था, वो सही था। लेकिन बोर मॉडल के भी क्या थे, ड्रॉबैक थे, बोर मॉडल के भी क्या थे, ड्रॉबैक थे। उससे पहले एक बार देख लो ये चीज, डेल्टा ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, तो डेल्टा ई फाइनल की वैल्यू माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 अपॉन में n फाइनल का स्क्वायर माइनस ई इनिशियल माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 अपॉन में n इनिशियल का स्क्वायर। इसमें 2.18 कॉमन ले लिया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस, तो इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया। ठीक, अब न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई बाई एच होता है, तो इसको h से डिवाइड कर दिया।
फिर वेव नंबर फ्रीक्वेंसी बाय एच सी होता है, ठीक है, तो इसको सी से डिवाइड कर दो, इस पूरे को सॉल्व करके हमारा ये आ गया। तो ये रिडबर्ग कांस्टेंट वेव नंबर के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके ड्रॉबैक क्या थे? पहला ड्रॉबैक तो आपको पता है, ये जो मॉडल इसने बताया था, ये जो मॉडल बताया था, ये केवल किसके बारे में बताया गया था? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, ठीक है। क्या ये जो मॉडल था केवल किसके बारे में था? हाइड्रोजन एंड स्पीशीज which have only one electron, जैसे कि क्या? हाइड्रोजन हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस, ठीक है, इन आयन्स के लिए था, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या था? जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, है ना, कि स्प्लिटिंग ऑफ spectral lines in presence of magnetic field and electric field, ठीक है। अब जैसे कि जो स्पेक्ट्रल लाइन्स हमने पढ़ी, वही एटॉमिक स्पेक्ट्रा या फिर लाइन स्पेक्ट्रा, जो स्पेक्ट्रल लाइन्स हैं, ठीक है, जो भी आपकी रेडिएशन हो रही स्पेक्ट्रल लाइन, वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में कैसे स्प्लिट करेंगी या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से के प्रेजेंस में कैसे स्प्लिट करेंगी, वो ये नहीं बता पाया था, ठीक है। जो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसे क्या बोलते हैं? ज़ीमैन इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज़ीमैन इफेक्ट। और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर स्प्लिट हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्टार इफेक्ट। क्या बोलते हैं? स्टार इफेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली बोर का जो मॉडल था वो ज़ीमैन इफेक्ट और स्टार इफेक्ट नहीं बता पाया। ज़ीमैन इफेक्ट क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड। और स्टार इफेक्ट क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो बोर मॉडल था वो केवल हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर के बारे में ही बता पाया या फिर हाइड्रोजन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब कि जिसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हो जितने हाइड्रोजन में होते हैं। दूसरा, वो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस नहीं बता पाया इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि ज़ीमैन इफेक्ट, और स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब स्टार इफेक्ट। और एक चीज वो और नहीं बता पाया, एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। क्या? एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड, ठीक है। वो ये भी नहीं बता पाया, जो ऐसे हमने क्लास 10 में पढ़ा है ना, बॉन्डिंग हो रही थी, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, तो वो बॉन्ड कैसे बन रहा है वो ये बता ही नहीं पाया था कि एटम जो है केमिकल बॉन्ड बना सकते हैं, ये बात भी वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। तो इसके ड्रॉबैक्स क्या थे? पहला कि हाइड्रोजन पे स्टिक रह गया, हाइड्रोजन या इन स्पीशीज पे जिनमें भी एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके आगे वो नहीं बढ़ पाया। तो पहला ड्रॉबैक ये हो गया। दूसरा ड्रॉबैक क्या होगा? वो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज ज़ीमैन इफेक्ट एंड स्टार इफेक्ट नहीं एक्सप्लेन कर पाया या फिर नहीं समझा पाया। थर्ड, वो ये भी नहीं समझा पाया, he was unable to explain about ability of atom to form chemical bond। तो ये उसके क्या थे? ड्रॉबैक्स थे। ये क्या थे? आपके ड्रॉबैक्स थे। किसके? बोर्स मॉडल के ये ड्रॉबैक्स या फिर लिमिटेशन थे, ठीक है। तो अब हम किस पे आए? क्वांटम पे आएंगे। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? क्वांटम। बेसिकली क्या पढ़ेंगे? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ये जो मॉडल है ये ओवरकम करेगा बोर्स मॉडल के ड्रॉबैक को। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे।